प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं विशेष तौर पर अपने कॉलेज लाइफ को याद करते हुए बना रहा हूँ। इसके पीछे जो मेरा सोच और समझ था वो सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसी भावनाएं जो मेरे दिल में हैं, जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ के दौरान, स्कूल लाइफ के दौरान भी चीज़ें देखी, फेस करी, कहीं न कहीं उसका एक अनुभव आप सबके साथ मैं साझा कर सकूं। हो सकता है मेरे अनुभव से आपको कुछ सीखने को मिले या मेरे अनुभव से आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखें जिसके बारे में आपको ना एहसास हो अभी तक। बहुत सारे लोग ऐसे जूनियर्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी कॉलेज लाइफ में जिएंगे, तो निश्चित तौर पर शायद उनको कुछ चीज़ें यहाँ से अनुभूत हों। हालांकि एक बड़ी प्यारी सी कहावत है कि जिसका दर्द उसका दर्द, बाकी सब तमाशाई। कहने का आशय ये है कि चीज़ें अनुभूत करने के लिए आपको वास्तविकता में उतरना पड़ता है, पर फिर भी मैं कुछ अपनी यादों के माध्यम से आप तक अपने कुछ दिल की बातें पहुंचाना चाहता हूं। और आखिर में आज की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, मैं उनसे थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चीज़ों को मैं बोलना चाहूँगा आपसे। तो ये जो दौर है, ये दौर स्कूलिंग लाइफ मेरी क्लास 12th की 2012 में कंप्लीट हुई, और आफ्टर दैट आई जस्ट वेंट टू कोटा फॉर AIPMT प्रिपरेशंस। तो मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए मैं चला गया कोटा और वहाँ पे तैयारी करी। एंड आफ्टर दैट उस ईयर उस तरीके से फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिले थे। 2013 में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद फिर मैंने 1 साल बनारस में कोचिंग किया। हालांकि बनारस में कोचिंग करना मैं उसको बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ उस पूरे साल को, क्योंकि मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया वहाँ पे। एक कोचिंग स्टूडेंट को जितना मोटिवेट होकर पढ़ना चाहिए, एक कोचिंग स्टूडेंट को जितना अपने माइंड को कोइंसाइड करके रखना चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी डाइवर्ट हुई वहाँ पर। थोड़ा सा फ्रेंड सर्किल की वजह से, थोड़ा सा सोशल सर्किल की वजह से भी मुझे जितना इन्वॉल्व होना चाहिए था उस सिलेबस के सिनेरियो में, मैं उतना ही बाहरी सिनेरियो में इन्वॉल्व हुआ। और इसी का नतीजा था कि फिर से एक बार जो गवर्नमेंट सीट के लिए जो चीज़ें, जो एक मेरिट होती है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। एंड फाइनली दैट आई जस्ट डिसाइडेड कि अब टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की कोई गारंटी नहीं है। और काफ़ी तब ये तब जो भी स्थिति थी उसके हिसाब से फिर ये घर वालों ने भी एडवाइस किया कि टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है, यू हैव टू टेक एडमिशन इन सम गुड प्राइवेट कॉलेज, जो भी फीस होगा हम अफोर्ड करेंगे। तो मेरा तो इंटरेस्ट सीधे से बायोलॉजी में था ही। और तब उस समय जैसा कि मैंने बताया कि पिताजी उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं मेन स्ट्रीम की पढ़ाई करूं, BA BSc। और मुझे खुद भी टीचर थे, चाहते थे कि बेटा भी टीचिंग वाले लाइन में जाए, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस मेन स्ट्रीम में जाने का। मुझे मेडिकल लाइन का ही ड्रीम था कि मैं किसी दिन एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। ये मैं क्लास 10th से मैं ये ड्रीम लेकर के चल रहा था। और उनका दूसरी चॉइस ये थी कि या तो मैथ लेकर के पढ़ो, बिकॉज ही वाज मैथमेटिक टीचर। तो वो चाहते थे कि तुम या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, मैथ लेकर के पढ़ो। और मुझे 10th तक तो मैथ ठीक थी, बट 10th के एनुअल एग्जामिनेशंस तक जाते जाते जो खास करके ज्योमेट्री होती है 10th की, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल होती है वो। तो 10th में जो CBSE की ज्योमेट्री है, थोड़ा सा वो अच्छे खासे लेवल पे आ जाती है। तो ज्योमेट्री ने मुझे बहुत परेशान किया क्लास 10 में, और मैं बहुत इरिटेट हुआ था, क्योंकि मैंने उसके पहले क्लास 9 में टॉप किया अपने ही स्कूल में। पहले भी टॉप करता आया था, बहुत सारे क्लासेस में टॉप किया, बट वहाँ पर क्लास 9 में टॉप करने के बाद क्लास 10 में कंडीशन वाज नॉट गुड जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अंदर से खलता था कि यार एक सब्जेक्ट की वजह से पूरी रैंकिंग
मतलब लग जा रहे हैं पूरी रैंकिंग के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जो है मैथ नहीं पढ़ूंगा और थोड़ा सा बायो पढ़ने में इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। तो अपन ने डिसाइड किया कि क्लास 11 से बायो लेंगे और बायो की ही पढ़ाई करेंगे, और वही किया भी। तो खैर हाँ, तो आगे जा कर के जब एडमिशन लेने की बात आई तो उस टाइम पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा लगा करते थे डोनेशन। प्राइवेट में अगर आप डोनेशन लेंगे किसी MBBS कॉलेज में तो कंडीशन ये थी कि 70-80 लाख खर्चा करिए, और ऐसी इतनी महंगी पढ़ाई के लिए तब मैं मम्मी से तो शायद एक बार बोल भी देता, पर पिताजी कभी एग्री ना करते कि इतनी पढ़ाई में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, इतनी महंगी पढ़ाई में उस टाइम के हिसाब से। तो वी जस्ट डिसाइडेड कि ठीक है, हमारी जो फैमिली की चलो जो भी रेंज है, लेकिन फिलहाल जो जिससे कहते हैं ना कि रिजर्व रेंज चाहे जो हो, लेकिन खर्चा करने की जो रेंज है वो उसको थोड़ा सा लिमिट किया जाए। तो फिर मैंने डेंटल में एडमिशन लिया। 2-4 लोगों से बात करने के बाद काफ़ी दिनों तक चर्चा होता रहा कि BAMS लें कि BDS लें, तो इन्हीं दोनों के बीच में चर्चाएं होती रही। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि इफ़ यू गोइंग टू टेक दिस BDS लाइन देन ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो वी जस्ट हैव चूज्ड दैट। और उसके बाद इसी लाइन में अपन आए लखनऊ BDS को पकड़ करके, और बहुत खूबसूरत सी एक जर्नी, एक जो सीधी जर्नी डॉक्टर बनने की, डेंटिस्ट बनने की स्टार्ट हुई सन 2014 में। और वो जर्नी जैसा कि आप लोग जाने इसी साल 2021 में मार्च में जाकर के पूरी हुई है। तो मार्च में जाकर के फाइनली सब कुछ डन हुआ है, इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है। हम लोग की जो पढ़ाई थी वो ऑलरेडी 2 साल डिलेड थी, और कोरोना की वजह से कुछ डिलेड हुआ है। तो उसकी वजह से सिलेबस और जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो काफ़ी एक्सटेंड हुआ। जो 5.5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए वो लगभग 7 साल तक चला गया। तो खैर चीज़ें अभी पूर्ण हो चुकी हैं, डिग्री मिल चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब एक बहुत ही अलग तरीके की प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे जितने भी कलीग हैं, जो भी साथी हैं, जो भी साथ के लोग हैं, सभी लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं अब, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लंबी जर्नी के बाद अब आपका वो अवस्था, वो स्टेज है जहाँ पे कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंगेज होना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता यहाँ से नहीं बचता है, खास करके मेडिकल के स्टूडेंट्स को, कि आप कोई और पढ़ाई पढ़ लीजिए, BA BSc करके B.Ed कर लो, या किसी और स्ट्रीम में चले जाओ, MBA कर लो। आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आप इतना टाइम ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी आप बिता चुके हो कि अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप 3 साल 4 साल और किसी और फील्ड में जा करके उन चीज़ों को सीखने में आप समय बिताएं। अगर थोड़ा समय आप दे सकते हो तो इसी फील्ड में दे सकते हो, अदरवाइज दूसरे फील्ड में देने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत वर्थफुल रहेगा किसी के लिए भी। और लोग देते भी नहीं है। मेडिकल फील्ड में जो एक बार घुस गया तो किसी और फील्ड में जल्दी नहीं है। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं तो शायद कोई इक्का दुक्का तिक्का UPSC ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा बेहतर करते हैं। तो BDS का सफ़र जो है 2014 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। शुरुआत में वही एक पढ़ने का जुनून, दोस्तों के साथ एक खूबसूरत सी लाइफ, और बहुत सारा आनंद था दोस्तों के साथ। और तमाम बहुत सारे करीबी दोस्त जुड़े थे उस समय में। अभिषेक सिंह, आकाश दीक्षित, आदित्य बरनवाल, जमील अहमद, ये सब लोग काफ़ी करीबी दोस्त रहे वहाँ पर। और कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, और ये सब तो मैंने जो नाम बताया बहुत शुरुआती दोस्त रहे। उसके बाद कालांतर में आगे जा कर के बहुत सारे दोस्त बने। और मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा एक अलग माहौल होता है, तो लड़कियां भी दोस्त थीं, और बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत सारे उसमें से कोऑपरेटिव फ्रेंड्स थे। और चीज़ें फिर धीरे धीरे समय के साथ गुजरी हैं। और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आते आते कई सारे दोस्त थे। और सबके साथ समय के साथ समन्वय बदला, थोड़ा सा कह लीजिए। कभी किसी के साथ थोड़ा सा रहने का हिसाब किताब बदला, तो कभी किसी के साथ समन्वय बदला आचार व्यवहार का। तो वो परिस्थितियां हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे जैसे समय में बढ़ते हो, कभी
किसी के साथ घनिष्ठता होगी तो कभी किसी के साथ थोड़ा दुराव होगा, फिर घनिष्ठता होगी, फिर चीज़ें होती है, तो लाइफ का पार्ट है। बट कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि लाइफ में मतलब एक दूसरे को देखना ना चाहें। तो लड़कों के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इस तरीके की चीज़ें लाइफ में नहीं हुई। और 4th ईयर तक आते थे बहुत सारे दूसरे करीबी मित्र बने, जैसे कि अनस खान, शैलेश मौर्य हैं, दिलीप चौहान हैं, मनमोहन सिंह हैं, और सब्यासाची हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, अयाज हैं और इशाम था। इशाम भी काफ़ी अच्छा दोस्त था लास्ट में आते आते। तो खैर कई सारे दोस्त थे। मैं सबके नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट सामने से और भी ज़्यादा दोस्त थे। तो सारे दोस्तों के साथ बहुत प्यारा टाइम बीता है और काफ़ी आनंद, काफ़ी चीज़ें मतलब प्रोफेशनली तो काफ़ी कंफर्टेबली हम लोग निकले हैं। हालांकि कॉलेज जो है थोड़ा सा शुरू में तो फ्लेक्सिबल था, फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस हुई, मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो थोड़ा सा चीज़ें टाइट भी कर दी गई। जो एनवायरनमेंट था वहाँ का, जो डिसिप्लिन था, उसको टाइट कर दिया गया, थोड़ा उसका स्क्रू टाइट कर दिया गया। तो सभी का स्क्रू टाइट हो गया उसकी वजह से। और चीज़ें लास्ट ईयर तक आते आते कुछ इस तरीके से इरिटेट करके गई हैं कि कोई भी स्टूडेंट उस कॉलेज को पलट के दोबारा नहीं देखना चाहता। आप समझ सकते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हम लोगों को कितना स्क्रू टाइट किया गया है आलतू फालतू तरीके से, कि लोग इतने इरिटेट हो चुके हैं। पिछले 3 साल 3.5 साल के जो कॉलेज का जो रवैया रहा है, चीज़ें रही हैं कि कोई भी उस कॉलेज में लौट करके एक दिन के लिए भी नहीं जाना चाहता। एक दिन तो छोड़िए, अगर किसी का कोई बहुत ज़रूरी काम ना बचे तो वो 1 घंटे के लिए भी उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता है। ऐसी स्थिति है। सबको अपना कॉलेज प्यारा होता है, बहुत लोगों को प्यारा लगता होगा, पर हम लोग कभी मिस नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं कि उस जंगल राज से बाहर आ गए हैं तो अच्छा है, कम से कम हम लोग का अपना पुष्पा राज चल रहा है, तो अच्छी बात होती है। आनंद आता है, हम लोगों का आनंद रहता है, ठीक है, बढ़िया लगता है। कभी रिग्रेट नहीं करते कि यार कॉलेज लाइफ मिस हो गई। अरे ठीक है, पिछले 3 साल से जितना इरिटेट किया है ना कॉलेज की एनवायरनमेंट ने, इट वाज रियली एनोइंग। और अपने जो भी जूनियर हैं, जो भी जूनियर हैं और जो भी अपकमिंग डॉक्टर्स मुझे अगर सुन रहे हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले, कोर्स सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी तफ्तीश करें, कॉलेज के बारे में जानकारी लें। बहुत बार ऐसा होता है कॉलेज में एडमिशन आपका फ्री में हो जाएगा, फीस आपसे 1 ही लाख लेंगे, लेकिन वहाँ पर साल भर की फीस आपसे 1 ही लाख लेंगे या 2 लाख लेंगे, लेकिन उनके पास साल ही भर में 2 लाख अलग से वसूलने का माध्यम आपके लिए बना रहेगा। तो थोड़ा एनवायरनमेंट क्या है, क्या एक्चुअलिटी है, इसके लिए आप वहाँ के बच्चों से जो ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं, जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे आप बातचीत करें और पूरी तरीके से तफ्तीश करके जाएं किसी भी कॉलेज के बारे में। बहुत सारे कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब होता है, तो उन सारे चीज़ों का आप अध्ययन करें और तभी किसी कॉलेज के अंदर आप सभी लोग एडमिशन लें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कॉलेज बहुत अच्छा है या कोई कॉलेज ख़राब है, क्योंकि सबकी अपनी अच्छाइयाँ हैं और अपनी कमियाँ भी हैं। कुछ कॉलेज मैं ऐसे भी जानता हूँ जो बहुत डिसिप्लिन टाइट रखते हैं। इतना डिसिप्लिन टाइट है कि वहाँ पे मतलब भाई डिसिप्लिन टाइट होने का फ़ायदा पढ़ाई में तो मिलता है, लेकिन वहाँ बंदिशें इतनी ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। कहीं कहीं पर डिसिप्लिन इतना ढीला है कि कोई मतलब ही नहीं है, तो बच्चे वहाँ भी परेशान हैं, क्योंकि जब डिसिप्लिन बहुत ढीला है तो टीचर भी ढीले हैं, पढ़ाई भी ढीली है, सिस्टम भी ढीला है, और उसका लॉस कहीं ना कहीं बच्चों को जब एग्जाम टाइम आता है तो समझ में आता है कि यार पढ़ाई हुई नहीं ठीक से, कुछ पढ़ाई नहीं ठीक से, कुछ प्रैक्टिकल कराया नहीं ठीक से, अब हमारा मैनेज कैसे होगा। तो जहाँ डिसिप्लिन अच्छा है वहाँ भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, जहाँ खराब है वहाँ भी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ कमियाँ हैं। तो दोनों पहलू हैं। तो कोई कॉलेज बहुत अच्छा नहीं, कोई कॉलेज बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन आपको किस तरह के कॉलेज में जाना है और क्या आप अपना लाइफ अप्रोच लेकर के चल रहे हो, इसके बिहाफ में एक बार उस कॉलेज पर और उस कॉलेज के मैनेजमेंट पर और उस कॉलेज के ट्रैक रिकॉर्ड पर जरूर नज़र डालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर हम लोगों से कॉलेज का एक्सपीरियंस, मैं ही नहीं मेरे साथियों से भी अगर कोई कॉलेज का एक्सपीरियंस पूछेगा तो हम लोग यही कहते हैं कि वी आर एट जीरो इन द
फीलिंग्स अबाउट दैट कॉलेज, जीरो इन द फीलिंग्स, मतलब कि कुछ फीलिंग नहीं है उस कॉलेज को लेकर के कि अच्छा है कि बुरा है क्या है, कुछ नहीं, बस हम वहाँ से निकल गए हैं, इस चीज़ की खुशी है। बाकी वो कॉलेज अच्छा है, जब तक थे अच्छा भी लगता था, जब नहीं है उस कॉलेज में तो भी अच्छा लगता है, मतलब उस टाइप की फीलिंग है कि कॉलेज में थे तो भी अच्छा था, नहीं है तो भी अच्छा ही लगता है, मिस नहीं करते कुछ ऐसा। तो उस टाइप का माहौल था, थोड़ा खट्टा मीठा वाला कह लीजिए, सीधी सी बात एक लाइन की कि वी आर एट जीरो, प्लस माइनस दोनों एक्सपीरियंस है वहाँ पे। तो जब भी आप लोग एडमिशन लें थोड़ा सोच समझ कर लें और इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, पर मैंने कुछ चीज़ें झेली हैं। तो आप, अच्छी बात है, मेडिकल में डॉक्टर बनना कोई आसान भी नहीं है और कोई खेल भी नहीं है। चीज़ें बहुत बार सीरियस हो जाती हैं और आपको सीरियस लगना पड़ता है उन चीज़ों के पीछे, उनको निकालने के पीछे। और कोई ऐसा कठिन भी नहीं है कि आप न निकाल सकें। आप अगर लेबोरियस हैं तो आप निकाल ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि न निकले। और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप लोग कभी ज्वाइन करेंगे तो खुद देखेंगे क्या है, क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं। मैं उस पर कोई कमेंटबाजी या कोई अलग से ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ। आई ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट अबाउट दोज थिंग्स। तो यही एक एक्सपीरियंस रहा है और उम्मीद करते हैं अब यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ जो भी है सबकी बेहतर होगी, बढ़िया होगी। बट थोड़ा सा कभी कभी हम लोग, मेरे कई सबकी तो मैं बात नहीं करूँगा, सारे कलीग्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ कलीग्स हैं जो इस चीज़ को कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग शायद इतना लंबा ड्यूरेशन यहाँ पर बिता दिए, लेकिन शायद अगर इस ड्यूरेशन में इतना पैसा लगा करके कहीं और गए होते तो शायद कुछ और बन चुके होते। बट ये तो खैर ठीक है, कभी कभार रैंडम ख्यालात की मैं बात कर रहा हूँ, सबके मन में आता होगा। तो भाई अब इसमें कुछ कहने की तो बात नहीं है, खैर सीरियसली मतलब कुछ सोचने की बात नहीं है चीज़ों को लेकर के। इसलिए क्योंकि कोई अगर बीटेक वाला भी होगा ना, वो भी आज के टाइम पे डिग्री लेकर के बेरोजगार है। कोई बीकॉम वाला होगा ना, वो भी डिग्री लेकर के बेरोजगार है। एक एमबीए किए हुआ लौंडा बेरोजगार है, चाय पकौड़े बेच रहा है। कहने का मतलब सबको शिकायतें हैं अपने अपने ज़िंदगी में, अपने अपने स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम से पढ़े हैं, चाहे वो बीटेक किए हैं, चाहे मेडिकल किए हैं, चाहे वो पैरामेडिकल किए हैं, चाहे वो एमबीए किए हैं, चाहे बीकॉम किए हैं, कुछ भी किए हैं, सबको शिकायतें हैं अपने अपने जीवन में। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, जो वन ऑफ द वेरी एलिगेंट माइंड है, उसको भी शिकायत है कि कोई इतनी सीटें नहीं हैं, 100 ही आईएएस निकलते हैं और हर साल 2 लाख 3 लाख आईएएस एग्जाम दे रहे हैं, ये वो। तो भाई उसको भी शिकायत है कि भाई सीट बढ़ाई जाए, थोड़ा हमारा भी कहीं सिलेक्शन की उम्मीद जगे। तो सबकी अपनी ज़िंदगी में शिकायतें हैं। तो मैं इस चीज़ पे तो खैर नहीं कहूँगा कि पैसा लेकर के कहीं और गए होते या कुछ और दिमाग लगाए होते तो अब तक कहीं कुछ हो गए होते, ये वो चीज़ें। क्योंकि देखिए समय, स्थितियाँ और बहुत अलग अलग होती हैं। आज हम लोग इस लेवल पर आकर के सोचते हैं, जब आज हम लोग इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, आफ्टर गेटिंग द डिग्री, वी स्टिल फाइंडिंग अ स्टेबल जॉब इन दिस फील्ड। और हम ही नहीं, जो भी मेरे बीटेक के फ्रेंड्स हैं, जो भी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जो भी एमबीए किए हुए हैं, जो भी बीकॉम किए हुए हैं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है आज के दौर में कि सबको नौकरी खोजनी पड़ रही है, चीज़ें खोजनी पड़ रही हैं कि कहीं से मिल जाए। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर सभी के मन में इस तरीके के ख्याल आते हैं कि काश कुछ और कर लिए होते, काश कुछ और कर लिए होते। लेकिन ये जो दौर है कहीं न कहीं सबको परेशान कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इस दौर से हर एक वर्ग, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, हर एक वर्ग जूझ रहा है इस वक्त। और थोड़ा सा चीज़ें परेशान करती ही हैं, क्योंकि सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं कि आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आप कुछ नौकरी करो, आप कोई ऐसा कोई ऐसा जॉब पकड़ लो जो आप करो, जो कमाओ, जो आप इस उम्र पे अपनी पैर पे अपने बलबूते खड़े हो। फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, तो चीज़ें तो हैं ही। बट उम्मीद करते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे सनह सनह सब मैनेज होगा। क्योंकि देखिए
नौकरी किसी की भी तुरंत नहीं लग जाती है, सबको समय लगता है। और मेरा एक बहुत दिल से मानना है, कुछ कुछ चीज़ें समय आने पर होती हैं। हाँ, उसके लिए प्रयास हमें करते रहना चाहिए, अपना बेस्ट देते रहना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नौकरी उनको मिलती है 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल पे जाने पे, और ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर वो खुद उम्मीद नहीं करते। इवन कभी वो बहुत छोटे पोस्ट की नौकरी तलाश रहे होते हैं, नहीं मिलती है, और आगे चल करके उनको बड़े पोस्ट की नौकरियां मिल जाती हैं। तो लाइफ बहुत सारे ट्विस्ट से भरा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और हम सबको भी। और क्या ही मैं अब इस विषय पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक कहावत है कि कहने से दिल बहल नहीं जाएगा। तो क्योंकि दिल तो काफ़ी बड़े एज पे है, तो चीज़ें थोड़ा सा रहती हैं माइंड में। बट उम्मीद करते हैं यार कि सबकी लाइफ अच्छी हो जल्दी से जल्दी, और धीरे धीरे देश के हालात सुधरें। सारे सेक्टर से जो सफ़र कर रहे हैं थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट से, वो चीज़ें दूर हों देश की, और कहीं ना कहीं जो लोग काबिल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हुए, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आवें कि सभी को एक अच्छी तरक्की का अवसर मिले। तो ऐसी उम्मीदें हैं मेरी। और ये कुछ ज़िंदगी के आयाम थे जो मैंने चर्चा किए आपसे। कुछ ऐसा खास कहानी तो नहीं सुनाया मैंने आपको इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस बयां किया आपको इस फील्ड से रिलेटेड। कहानी सुनाने के लिए कुछ नहीं है ऐसा विशेष। अब छोटी छोटी हंसी मजाक की कोई ऐसी बातें होंगी तो वो अब ऐसे शेयर करने वाली चीज़ें नहीं हैं, या अगर मैं शेयर कर दूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा कौन शख्स था या कौन था कौन थी, तो कोई मतलब नहीं होता है इन सब चीज़ों का बोलने का। यहाँ पे एक जो दिल के जो एहसास थे इस ड्यूरिंग दिस पास्ट 7 years, मैंने उसको बयां किया आपके सामने। और हाँ, अब यहाँ से एक चीज़ अच्छा जरूर है, मेरी जो पर्सनल लाइफ की बात है कि अब मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद ज़्यादा तो लोगों की शादियाँ हो रही हैं, तो अपन भी जा रहे हैं ढोल बजवाने। देखते हैं ढोल कितना ज़ोर से बजता है और कितनी तेज़ आवाज़ निकलती है। और ज़िंदगी अब इसके बाद किस मकाम पर जाएगी मुझे खुद भी नहीं पता है। देखते हैं, शायद फिर कभी 5 साल 7 साल बाद एक ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने जो कहा था, तब से मैं आज तक की कहानी सुना रहा हूँ। देखिए मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँची है। यूं रॉकेट की तरह गई है या यूं किसी पतझड़ के पत्ते की तरह गिरी है नीचे। अब जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है, दोनों आयाम हो सकते हैं। क्या होगा वो आज से 2-4 साल 5 साल बाद जब मैं कोई एक नई कहानी ऐसी अपने दिल के एहसासों और जज्बातों को बयां करने के लिए सुनाऊंगा आपको, तो पता चलेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग सब्र रखें, जीवन में मस्त रहिए, और कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने का। चीज़ें होंगी टाइम पर, धीरे धीरे होंगी। माना एक बोझ लेकर के हर जवां दिल जी रहा है। यकीन मानिए एक बोझ इस उम्र के पड़ाव पर हर जवां दिल के साथ है, लेकिन उस बोझ के साथ जीवन को भारी मत करिए। जीवन का थोड़ा आनंद लीजिए और भरोसा रखिए समय और उस ऊपर वाले पर कि धीरे धीरे ये जो दिल का बोझ है, जो आप जिम्मेदारियां अपेक्षाओं का बोझ लेकर के जीवन में जो चल रहे हैं, धीरे धीरे वो बोझ किसी दिन हल्का हो जाए और आपकी बाहें खुल जाएं और आप इस दुनिया की खूबसूरत मस्त हवा को अपनी बाहों में बिल्कुल खुल करके जिए। चलिए, मुलाकात होगी आपसे पुनः, शायद फिर किसी अच्छी कहानी के साथ और अपने अनुभवों के साथ। तब तक